जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जो कि आपके आज से शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कैसे आपको 12th लेवल पर अप्लाई करना है। और गाइज आप दोनों लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो गाइज इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली हुई है ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल पर, ये आपके टोटल 8,860 पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि आपके 5,810 वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल पर है और 3,050 वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है। मैं आपको यहाँ पर दोनों की चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके फॉर्म 21 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 20 नवंबर 2025 तक भरे जाएंगे। और अगर आप 12th लेवल पर अप्लाई करेंगे, जो कि मेनली मैं इस वीडियो के अंदर 12th लेवल पर कैसे अप्लाई करना है उसकी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप अपना फॉर्म 28 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक भर पाएंगे। और जान सकते हैं कि यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th लेवल पर 12वीं पास की योग्यता देनी है। फिर आप यहाँ पर फीस की इन्फॉर्मेशन जानेंगे। फीस की अगर गाइस बात करें तो जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएसएन को 500 रुपये और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल ईबीसी इनको 250 रुपये। बट ये पूरा सच नहीं है, सच है भी और नहीं भी, क्योंकि गाइस जब आपका सीबीटी फर्स्ट हो जाएगा, जो कि आप चाहे पास करें चाहे फेल करें, आप यहाँ पर अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है 400 रुपये फीस रिफंड पाएंगे और एससी एसटी जो बाकी कैटेगरी बच जाती है जिनको 250 रुपये पे करने पड़ रहे हैं अभी, उनको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब गाइस अगर आप यहाँ पर कोई से भी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे डिग्री लेवल चाहे आपका 12th लेवल, तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले जब से ये लॉन्च हुई है, चाहे 24 के अंदर या फिर 25 के अंदर, कोई भी फॉर्म भरा है जो कि इस वेबसाइट के माध्यम से भरा गया था, तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आपका OTR हो रखा है। आप दोबारा लॉगिन नहीं करेंगे और ना ही आप कर सकते, दोबारा रजिस्टर नहीं करेंगे और ना ही आप कर सकते हैं। तो आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए आप लॉगिन विद आधार इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप आपका रजिस्टर्ड नंबर जो कि आधार के साथ में लिंक है वो डालेंगे। जनरेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको OTP मिलेगा। यहाँ पर टिक करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। और दूसरा विकल्प है आपके पास लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, जिसमें कि आप आपका रजिस्टर्ड नंबर जो आपने इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर किया था, या फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आपने उस वक्त बनाया था, और फिर ये आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करना। देन गाइज आपको एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा मैसेज के माध्यम से, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, ना 2024 में ना 2025 में, पहली बार इस वेबसाइट को देख रहे हैं और पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर नोट करके यही चीज़ बोली जा रही है जो कि मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपने 2024 या 2025 के अंदर कोई फॉर्म भरा था CEN का, जो इस पोर्टल के माध्यम से भरा गया हो, तो आपको दोबारा से लॉगिन होने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा। बट आप तो क्योंकि इस वाले पेज पर आए हैं, आप तो फ्रेशर है, आपने इसका इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए कि मैं हाँ समझ चुका हूँ। अब आप यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी के अंदर सबसे पहले आपकी कंट्री बताएंगे, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको फुल नेम के अंदर जो भी नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर डालिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा है कि क्या आपने 10वीं के बाद आपका नाम बदला है। अगर बदला है तो यस करके आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जो आपने नाम बदला है वो आप न्यू चेंज्ड नेम यहाँ पर डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। बट अगर आपने नहीं बदला 10वीं के बाद नाम, तो आप नो कर देना। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, उसके बाद में आपको आपका मंथ सेलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर को भी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, फादर नेम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे और मदर नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। मदर नेम भले ही आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ना
हो, कोई इशू नहीं होगा, बट आपका नाम और फादर नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल डालेंगे, पहले ईमेल और फिर नंबर। और ध्यान दीजिए नंबर एक्टिव होना चाहिए, ईमेल भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन होगा। तो आप ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर मोबाइल नंबर पर भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन हैं, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और आई डू नॉट हैव ए आधार कार्ड। तो आप यहाँ पर किस माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं? वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर अगर इसके लिए तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के ऊपर। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना करके रखा है और मैंने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग अलग तरीके से आपको चीज़ें समझानी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर नया जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं कर सकता, बट मैं आपको यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है डिजिलॉकर के ऊपर तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे, नहीं बना हुआ है तो आप डिजिलॉकर का अकाउंट क्रिएट करते हुए वहां पर अपनी डिटेल्स की परमिशन देंगे। और अगर आप ये माध्यम सेलेक्ट नहीं करते तो आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जहां पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर जो कि आधार के साथ में लिंक है एक OTP जाएगा, जो आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। और फिर आपको आई कंफर्म डेट आई एम 18 ईयर्स ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी एज 18 प्लस या उससे ज़्यादा है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। फिर गाइज आप यहां पर नीचे देखेंगे क्रिएट योर पासवर्ड, तो आप एक यहां पर अपनी चॉइस का पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो वो आप जान लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1 और कोई डिजिट भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेना है। फिर गाइज आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी, आप एक एक करके सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना। गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको जब करेक्शन का टाइम मिलता है, मॉडिफिकेशन का टाइम मिलता है, तो उस वक्त आप जो अभी यहाँ पर राशन करते समय डिटेल्स भरते हैं, इनमें से एक भी जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते उस वक्त भी, इसलिए जानकारी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अच्छे से एक एक स्पेलिंग चेक करके आप भरे। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करें तो आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो अन्य डिटेल है जैसे कि आधार नंबर या और भी जो चीज़ें यहाँ पर आपने भरी है वो आपको एक एक करके टाइम लगा करके, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 7 मिनट लगे, अच्छे से चेक करनी है। और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट करना है, यानी कि फाइनल करना है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से कंफर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप लॉगिन नहीं होते तो आपको होम पेज से यहाँ पर इसमें किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, जैसे कि लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस जो अभी आपने रजिस्टर किया है, उसके बाद में जो पासवर्ड आपने बनाया वो डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अभी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपकी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल की पोस्ट देखने को मिल रही है और नीचे आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट देखने को मिल रही है। तो दोनों पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जिस पर भी पहले अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर उसका जो RRB है वो सिलेक्ट करिए, यहाँ पर टिक कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आगे की जानकारी भर लीजिए, जो कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। और जब आप यहाँ पर एक लेवल की पोस्ट को भर ले, फिर से आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर आना है एंड देन फिर आपको जिस दूसरे लेवल की पोस्ट पर अप्लाई करना है, जिसकी ग्रेजुएट अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है, तो फिर आप सेम तरीके से यहाँ पर अपनी जो RRB है उसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यानी कि एक एक करके आपको फॉर्म को भरना है और आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब आप पहली बार कोई फॉर्म भरेंगे, जैसे कि चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो या फिर 12th लेवल का हो, तो जो आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर देंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। सेकंड टाइम में सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी एक्स्ट्रा ऐड करनी है, बाकी कुछ और चीज़ आपको ऐड नहीं करनी है। अभी यहाँ पर मैं 12th लेवल पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ और इसी में यहाँ पर ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से फॉर्म भर करके रखा है तो मेरी जानकारी यहाँ पर फैच कर ली गई है। और अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी भरनी होगी, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो मैरिटल स्टेटस आप बताएंगे कि आप अनमैरिड है या फिर मैरिड है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका रिलीजन क्या है, वो जो भी है आपका रिलीजन इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सवाल है कि डू यू विश टू अवेल
व्हाइल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो SC ST को फी एग्जाम्शन मिलता है, यानी कि जब उनका टियर फर्स्ट होगा तो उनको उसके बाद में सारी फीस वापस कर दी जाएगी। तो क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपकी कौन सी है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम की लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, और बाद में फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे एंड फिर आपको इसी लैंग्वेज में आपका पेपर देना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, पर अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा मार्क नहीं है, और ध्यान दीजिए कि जो प्राइवेट पार्ट की जगह होती है वहाँ पर अगर कोई मार्क है तो उसके बारे में आप नहीं लिखे तो बेहतर है। कोई ओपन जगह जो है वहाँ पर कोई ऐसा परमानेंट मार्क है, बर्थ मार्क या किसी भी तरह का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ना हो तो नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर सेकंड, अगर एक से ज़्यादा मार्क है तो सेकंड मार्क लिख दीजिए, नहीं तो आप इसमें नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आती कम्युनिटी डिटेल्स, यानी कि कास्ट कैटेगरी की जानकारी, तो आपकी जो भी कास्ट है जैसे कि जनरल, SC ST OBC EWS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी जो भी कास्ट है उसका नाम भी आपको लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और ये आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आते हैं कि कौन सा स्टेट का चलेगा या सेंट्रल का, तो सेंट्रल का बना होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास अभी स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं है, तो आप एक काम करें, इसमें कुछ भी जानकारी भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए, और अभी आपका जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनना दे दीजिए, क्योंकि इसमें जब एडिट होंगे वो कम से कम 25 अक्टूबर तक होने वाले हैं। तो इतने टाइम के अंदर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन करके आ जाएगा, और जब एडिट शुरू होंगे तो आप यहाँ पर वो जानकारी एडिट कर लीजिएगा जो कि आपके सर्टिफिकेट बनने के बाद में आएगी। यानी कि यहाँ पर अभी कुछ भी भर दीजिए, रैंडम कोई भी नंबर, और बाद में इसको सही कर लीजिएगा एडिट के टाइम में, क्योंकि ये एडिट हो जाता है, तब तक आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब आता है इश्यूइंग अथॉरिटी, इनमें से किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर मेरा तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने जारी किया, तो मैं क्या सिलेक्ट करूँ? तो उनको तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट करना होगा जिनका सर्टिफिकेट तहसीलदार या नायब तहसीलदार ने जारी किया है। और अगर आपके जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर अलग से लिखा हुआ है पोस्ट का नाम, तो आप वो यहाँ पर इसमें से जो भी पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक होता है रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तो ये अलग से पोस्ट होती है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए आपको तालुका मजिस्ट्रेट ही सिलेक्ट करना होगा। फिर आती है इश्यूइंग स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस स्टेट में जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो रेल ट्रैवल पास फ्री मिलता है, क्या आप उसको लेना चाहेंगे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नियरेस्ट यानी कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर अगर मैं इसमें कुछ भी जानकारी भर रहा हूँ और मेरे पास तो ना स्टेट का स्टेट का सर्टिफिकेट है ना सेंट्रल का, और मैंने फिर भी यहाँ पर कुछ भी जानकारी भर दी, तो मैं क्या अपलोड करूँ? तो आप यहाँ पर इसमें कोई भी रैंडम डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, क्योंकि जब इसमें एडिट शुरू होंगे तब तो फिर आपको इसको अपडेट करना ही है, और ये अपडेट उस वक्त हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ये मैंने आपको एक अलग से जानकारी इसलिए दी ताकि आपका वेस्ट ना जाए, इतना समय आपने वेट किया है वैकेंसी के लिए और आप इस कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से फॉर्म को छोड़ दे, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। मैंने इसका एक हैक ट्रिक जो भी है वो बता दिया है। अब आते हैं आपका पोस्टल एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे। पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देंगे। विलेज, टाउन, सिटी क्या एप्लीकेबल होती है आपके एड्रेस पर वो आप लिख देंगे, और आपका पिन कोड भी डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करिए, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अदर डिटेल के अंदर कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो उसको नो ही रहने दे। अगर आप यहाँ पर विकलांग है तो इसमें यस करें, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो रहने देना है। और अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको स्क्राइब चाहिए उसके लिए, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप EBC सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर करंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करें वो सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो वो, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर काम करें तो वो, और अगर आप अभी बेरोजगार है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आपको बैंक डिटेल देनी है रिफंड के लिए, जो कि आपको टियर फर्स्ट का एग्जाम देने के बाद में रिफंड की जाएगी। और यहाँ पर अब आप आपका अकाउंट होल्डर नेम देंगे, यानी कि जिस नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम, अकाउंट का नंबर, फिर यहाँ पर आप दोबारा नंबर डाल करके कंफर्म कर देंगे, एंड देन IFSC कोड डालेंगे, जो कि आपको आपकी पासबुक
पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। और जैसे आप FSC कोड डाल करके कंफर्म करेंगे तो बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर 10th की जानकारी आपको पहले देनी होगी, आपको आपकी स्टेट बतानी होगी, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट की कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, फिर आपके बोर्ड का नाम, किस डेट में रिजल्ट जारी हुआ था वो डेट, अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो जो आपकी मार्कशीट के ऊपर डेट है मार्कशीट जारी होने की वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। आपका 10th का रोल नंबर और फिर 10th का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी जो सेकंड क्वालिफिकेशन है यानी कि 12th वो आप सेलेक्ट करेंगे। एंड फिर आपको यहाँ पर बताना है डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली यही रहेगा, स्टेट बतानी होगी, डिस्ट्रिक्ट, फिर आपके बोर्ड का नाम, डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन वो, और आपसे पूछे कि क्या आपको यहाँ पर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी यानी कि टाइपिंग आती है हिंदी या इंग्लिश के अंदर कंप्यूटर पर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर 12वीं की परसेंटेज कितनी थी वो डाल देंगे और फिर आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगर आपके पास डिग्री भी है और आपको फिर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उन पर भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में बैचलर डिग्री भी अभी सिलेक्ट करके उसकी जानकारी भर दे। आप यहाँ पर बैचलर डिग्री सेलेक्ट करें, डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री, सब स्ट्रीम आपका क्या है जिसकी कोई डिसिप्लिन है तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद में आपको स्टेट बतानी है जहाँ से आपने की है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है, फिर आपको नेम ऑफ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने किया उस कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट है वो आप यहाँ पर देंगे, यानी कि कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसकी डेट बताएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो जो आपकी डेट मार्कशीट के ऊपर लिखी हुई है वो डेट भी आप यहाँ पर इसमें भर सकते हैं। ये भरने के बाद में गाइज आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। भले ही आप 12th लेवल की पोस्ट पर अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जब आप इसमें डिग्री लेवल की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर आकर के सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए तो आपको डिग्री की जानकारी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उसको अपडेट करना चाहे कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर कुछ भी जानकारी बस इसमें छोटी मोटी जानकारी भरनी है क्योंकि आप ऑलरेडी सभी जानकारी अभी भर चुके हैं। तो आप यहाँ पर आगे अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है लाइव वाला और सिग्नेचर अपलोड करना है। और इसमें आपको सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज यानी कि किस तरह का फोटो रिजेक्ट होगा वो आप देख लीजिए। आपका फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सटीक आप सामने होने चाहिए। और कपड़े भी आपके बिल्कुल अच्छे होने चाहिए क्योंकि कई बार ये जो आप फोटो क्लिक करते हैं इसमें अगर आपका कपड़े रंग बिरंगे होते तो कैमरा बार बार आपको एरर देता रहता है। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से बोला कि ड्रेस इन नॉन वाइट क्लोथिंग, जो वाइट कपड़े ना हो, नॉन वाइट के अलावा कोई भी कपड़े, वाइट के अलावा कोई भी कपड़े पहन करके आप अपना ये फोटो क्लिक कर सकते हैं। और फिर सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का साइज बोला है कि 30 KB से लेकर के 49 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट करके। मेरे पास कुछ सैम्पल इमेज पड़े हुए हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ओपन कर लेता हूं। अगर आपका साइज़ कम ज़्यादा हुआ तो वो इस तरह से एरर आता रहेगा जब तक कि आप यहां पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो सिग्नेचर है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। चलिए मैं इस वाले सिग्नेचर को सिलेक्ट करके ओपन करके दिखाता हूँ। इस तरह से सिग्नेचर आएगा, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ पर। और फिर आप यहाँ पर इसको राइट कर देना और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। अगर वो ब्लर हो रहा है तो आपको उसका जो वाइट पार्ट है यानी कि जो आपका सिग्नेचर है उसमें वाइट पार्ट होता है ना, आपको उतना ही सिग्नेचर रखना है जितने में सिग्नेचर है। बाकी जो वाइट पार्ट होता है जब आप उसको इस तरह से अपलोड करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर, इसके ऊपर टिक और सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और गाइज मैं आपको जो आपका लाइव फोटो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और बताता हूँ एक अन्य वीडियो से, थोड़ा एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में। गाइज ये जानकारी उन कैंडिडेट के लिए जो कि फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं और वो अपना फोटो मोबाइल से अपलोड करना चाहते, तो आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको कुछ ऐसा विकल्प देखने को मिलेगा। आप QR कोड को स्कैन करना और फिर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आपको RRB अप्लाई इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। आप यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से इसमें लॉगिन हो जाना और फिर आप यहाँ पर इसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप कैप्चर लाइव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना जो फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आपके सामने इस तरह से आएगा और फिर आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना, यानी कि इसको आपको
फाइनल सबमिट करना होगा। आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली आपका जो फ़ोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और ये अपलोड हो जाने के बाद में आप यहाँ पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। आपके जोन में जितनी पोस्ट अवेलेबल है आप वो ऑप्शन यहाँ पर प्रेफरेंस में देखेंगे और आप इस तरह से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस दे देंगे। तो आप यहाँ पर जैसी प्रेफरेंस दे दें आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है। टिक करने के बाद में नीचे डिक्लेरेशन देखेंगे। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर पैलेस का नाम देना है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अपना खुद का नाम दे देते हैं। आपको खुद का नाम नहीं देना है, उस जगह का नाम देना है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं और उसमें भी सिटी का नाम, और फिर सबमिट कर नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर एक बार फिर से चेक करके यहाँ पर टिक करना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद में जब आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देंगे तो ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। उसके पहले तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। इसलिए गाइज़ आप यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो पे कीजिए, और पे भी तब कीजिए जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए। और इस तरह से गाइज़ आप लोग आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।